नमस्ते। ये साहित्य दर्पण का कहानी केंद्र है। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मजे में होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको सुना रहा हूँ मंटो साहब का लिखा हुआ एक अफसाना। जनाब मंटो ने काफी सारे अफसाने लिखे, जिसमें से ज्यादातर विवादित रहे, और इन विवादों के कारण ही शायद उनको इतनी प्रसिद्धि मिली। समाज के उन पहलुओं को उन्होंने उजागर किया जो कि किसी बंद कमरे में दफना दिए गए थे। तो आइए, इस बात का है इंतजार। आज है रविवार, तो उठा लीजिए अपने चाय का कप और फैला लीजिए अपने पैर और आनंद लीजिए इस अफसाने का। आज के अफसाने का शीर्षक है बू। बारिश के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात्रि के दूधिया अंधेरे में झुमरों के प्रकाश थरथरा रहे थे। और शाम के समय, जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की पूरी खबरें और इश्तहार पढ़ने के पश्चात कुछ सुस्ताने के लिए वो बालकनी में आकर खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर उसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और उसके बाद हाथ के संकेत से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से इस किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग की वजह से बंबई के लगभग तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों पर मिल जाया करती थी, उन्होंने स्त्रियों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे। ऐसे स्कूल में जहां केवल फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर काफी उदास हो गया। उसकी उदासी की एक वजह यह भी थी कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थीं, तथा दूसरा ये कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के द्वार बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पूर्व रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई प्रसिद्ध और विख्यात क्रिश्चियन छोकरियों से शारीरिक संबंध बना चुका था। उसे भली प्रकार पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में कहीं अधिक जानकारी रखता था, जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और उसके बाद किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हैजल से बदला लेने की वजह से उस घाटन लड़की को संकेत से ऊपर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर दिन सुबह वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण में जमाकर बाहर निकलती और ऐसे बागपन से चलती कि जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी व्यक्ति टाट की तरह उसके कदमों में पीछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि अंततः क्यों वो उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना अधिक रिझा हुआ है। इनमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली वस्तुओं की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बिना अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने गुजरे हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं और जो नहीं कहना चाहिए शायद वो भी कह जाती हैं। ये सब ठीक है, अगर किसी दूसरी औरत में भी तो ये विशेषताएं हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को संकेत से ऊपर बुलाया था तो उसे किसी प्रकार भी इस बात का यकीन न था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगी। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात उसके भीगे हुए कपड़े देखकर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। इसलिए रणधीर ने उससे कहा था, ये वस्त्र उतार दो, सर्दी लग जाएगी वरना। वो रणधीर की इस बात का अर्थ समझ गई, क्योंकि उसकी आंखों में लाज के लाल डोरे तैर रहे थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ सोचकर अपना लहंगा उतारा और एक ओर रख दिया। जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल दी
और फिर उसकी भीची भीची टांगों से वो चोली उतारने की चेष्टा की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने ने के नन्हे मगर सिमटे हुए गड़ों में छुप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की सहायता से चोली की गांठ खोलने की चेष्टा करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर वो बैठ गई तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका अर्थ था कि मैं क्या करूं, ये निकलती नहीं। रणधीर उसके निकट बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली को दोनों हाथों में पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि गांठ सरसरा कर फैल गई और साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से प्रकट हो गई। पल भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसने अपने हाथों से उस घाटन कन्या के सीने पर नरम नरम गुदी हुई मिट्टी से कुशल कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी। उसकी उभरी हुई छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन और वही गोलाई, सिर्फ गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती। पटमैले रंग की जवान छातियों में जो एकदम कुंवारी थी, एक अजीबोगरीब किस्म की चमक उत्पन्न हो रही थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये दो दिए प्रतीत हो रहे थे जो तालाब के गंदे पानी पर जल रहे थे। बारिश की यही दिन थी। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे और उस घाटन लड़की के दोनों वस्त्र जो पानी में सरोबार हो चुके थे, एक गंदे ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और रणधीर के साथ वो चिपटी हुई, जो सख्त सर्दियों के दिनों में नाइयों के गलीज अगर गर्म हमामों में नहाते वक्त हुआ महसूस होता। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों एक दूसरे में कुछ ऐसे गड़मड़ हो गए थे। उन्होंने कठिनता से एक दो बातें ही की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था वो सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। घाटन लड़की के पूरे शरीर में एक सरसराहट उत्पन्न हो जाती कि स्वयं रणधीर भी कपकपा उठा। ऐसी कपकपाहट से रणधीर का नेको बार वास्ता पड़ा था। वो इनको मजे से बखूबी जानता था। कई लड़कियों के साथ नरम तथा नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वो ऐसी कई रातें बिता चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो एकदम अल्हड़ थी तथा उसके साथ लिपटकर घर की वो सारी बातें बता दिया करती थी जो गैर कानों के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था, जो सारी मेहनत स्वयं करती थी और उसे कोई कष्ट नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो इमली के वृक्ष के नीचे भीगी हुई खड़ी थी, सारी रात रणधीर उसके शरीर से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को, जो एक वक्त ही खुशबू भी थी और एक तरफ बदबू भी, वो उसे पूरी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से और उसके बालों से, जिस्म के हर भाग से जो भी बदबू आती वो उसके लिए खुशबू थी। वो खुशबू रणधीर के पूरे जिस्म में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा कि वो उस घाटन लड़की को बिल्कुल नजदीक होने पर भी इतना करीब ना होता अगर वो शरीर से बू ना उड़ती। ये बू उसके मन मस्तिष्क की हर सलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने तजुर्बों में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की तथा रणधीर को जैसे तैसे एकाकार कर दिया था। दोनों एक दूसरे में इतना समा चुके थे और अनंत गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर मनुष्य खालिस इंसानी संतुष्टि से महफूज होता है, ऐसी संतुष्टि जो थोड़ा होने पर भी अनंत थी। लगातार बदलती हुई होने के बाद भी वो मजबूत और अस्थायी थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आकाश के नीचे शून्य में उड़ते रहने पर भी दिखाई दे रहे थे। उस बू को, जो उस घाटन लड़की के अंग प्रत्यंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, मगर समझते हुए भी उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है,
वो बू तो कुछ और ही तरह की थी। उसमें लेवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की तरह असली और पवित्र। हालांकि रणधीर को पसीने की बू से सख्त घृणा थी। नहाने के बाद वो सदा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बू जाती रही। लेकिन आश्चर्य, उसने कई बार, जी हाँ कई बार, उस घाटन लड़के के बालों भरी बगलों को चूमा और उससे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की संतुष्टि का अनुभव हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, उसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बारिश के यही दिन थे। वहीं खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी प्रकार नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था किंतु उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी। जिस तरह बारिश की बूंदों के साथ सितारों को हल्का हल्का गुबार नीचे उतर आया। बारिश के यही दिन थे। रणधीर उस कमरे में सागवान का केवल एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ कोई और था। मौसम आज भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के साथ सितारों की रोशनी का हल्का हल्का गुबार उसी प्रकार उतर रहा था, लेकिन माहौल में हिना के इत्र की तेज महक थी। दूसरा पलंग बिल्कुल खाली था। उस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा हुआ खिड़की से बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों पर बारिश की बूंदों का नृत्य देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नग्न शरीर को चादर से छुपाने की नाकाम चेष्टा करते करते करीब हो गई। की सुर्ख रेशमी तलवार दूसरे पलंग पर पड़ी हुई, जिसके गहरे रंग के इजार बंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे वस्त्र भी पड़े थे, सुनहरा फूलदार जमफर, गिया जांगिया और वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के शरीर के भू में सुनी थी। वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे को रोने से अधिक आनंदमयी होती है, वो पुकार जो ख्वाब के दायरे से निकलकर मौन हो जाती है। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल नजदीक ही पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं काफी दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों में अजीबोगरीब प्रकार की रोशनी घुली हुई दिखाई दी। वैसे ही जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे दिखाई दे रही थी। ऐसी रोशनी जो पुरइसरार गुफ्तगू की प्रकार दबी हुई लेकिन स्पष्ट थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका शरीर दूध और घी में गुंदे आटे के प्रकार मुलायम था, लेटी थी। उसकी नींद से मस्त बदन से ना केत्र की खुशबू आ रही थी, लेकिन एक विचित्र किस्म की खटास, जैसी कि बदहजमी की डकारों में होती। बेरंग और व्याकुल। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा, जिस प्रकार फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती। उसी प्रकार इस लड़की के दूधिया शरीर पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे। वो हिना के इत्र की ऊट पिटांग में है। दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में तो वो बू बसी हुई थी, जो उस घाटन लड़की के शरीर के बिना किसी बाहरी कोशिश के खुद ब खुद निकल गई। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं अधिक हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसे सूंघे जाने की चेष्टा शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के कण धूल के कणों के प्रकार जमे हुए थे। चेहरे पे पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन कणों ने मिलकर एक अजीब रंग उत्पन्न कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। रणधीर लड़की की ओर देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्यों ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैंने अभी अभी कीले उखाड़ कर उस लड़की के बंद संदूक से निकाला हो उसे। पुस्तकों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती। बस उसी प्रकार की ये कुछ निशान उस लड़की के जिस्म पर थे। जब रणधीर ने उसके तंग और चुस्त तंगिया की डोरियां खोली तो कमर के चारों ओर कसकर बंधे हुए झारबंद का निशान, वजनी और नुकीले जड़ाऊ के नेकलेस
उसके सीने पर कई खराशे डाल चुके थे, जैसे कि नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बारिश के वही दिन पीपल के नरम नरम पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही ध्वनि पैदा हो रही थी जैसे रणधीर उस दिन पूरी रात सुनता रहा। मौसम बेहद सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी जिसमें हिना के इत्र की तेज महक घुली हुई थी। रणधीर के हाथ काफी देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने उसके गोरे गोरे शरीर पर कई चिंगारियां दौड़ते हुए महसूस की। कोमल बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों को भी पता लगा था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के शरीर के हर रोंगटे ने उस लड़की के शरीर के छिड़े हुए तारों की ध्वनि सुनाई। अगर वो आवाज थी। रणधीर ने आखिरी प्रयत्न के तौर पर उस लड़की के दूधिया शरीर पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कपकपी ना महसूस हुई। उसकी नई नवेली पत्नी, जो कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पुत्री थी जिसने बीए तक शिक्षा पाई थी और जो अपने कॉलेज के अनेक दिलों की धड़कन थी। रणधीर को किसी भी चेतना को वो छू ना सके। वो हिना की महक में उस बू की खोज कर रहा था, जो उन्हीं दिनों में जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में भीग रहे थे। वो बू जो घाटन लड़की के मैले शरीर से। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी बू। ये कहानी थी एक ऐसे पुरुष की जो शादी के बाद भी अन्य औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में नहीं हिचकता था। ये आज भी शायद समाज का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मंटो साहब हमेशा ऐसे ही मुद्दों पर कहानियां लिखते थे जो कि समाज में छुपाई जाती थी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी।